नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम किशोर है और मैं गाजियाबाद से कुछ दूर एक गांव में रहता हूं। ये बात आज से लगभग 6 साल पहले की है, जब मैं अपने चाचा जी से फोन पर बात कर रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा कि लगता है बेटा, तुम आजकल काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, अब तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते हो। इस पर मैंने कहा कि नहीं चाचा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही चाचा जी के बेटे रवि ने मोबाइल ले लिया और उसने कहा कि अरे भैया, आप तो कई सालों से यहाँ पर आए भी नहीं हो, इस बार तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। मैंने उन लोगों को मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। ऊपर से मेरी माँ भी कहने लगी कि तुझे एक बार तो जाकर आना चाहिए। ऊपर से तेरी छुट्टियाँ भी चल रही है, इसी बहाने तेरा सबसे मिलना भी हो जाएगा। अब मैंने भी चाचा जी के पास जाने का पक्का मन बना लिया था। मैं मंगलवार को अपने घर दोपहर का खाना खाने के बाद अपने चाचा जी के घर जाने के लिए निकल गया और आखिरकार मैं शाम तक अपने चाचा जी के घर पहुंच गया। वहां पर पहुंचते ही सभी लोग मेरी खातिरदारी में लग गए। आखिरकार मैं इतने सालों बाद जो आया था। रात को खाना खाने के बाद मुझे जरा सी थकावट महसूस होने लगी और मैं चाचा जी के बेटे रवि के साथ रूम में सोने के लिए चला गया। और जब मैं और रवि बातें कर रहे थे तो मानो मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। हम दोनों अलग अलग तरह की बातें किए जा रहे थे और हम दोनों बचपन की यादों को ताजा कर रहे थे। तभी रवि ने मुझे बताया कि उसके पिताजी यानी मेरे चाचा जी आजकल कब्रिस्तान में चौकीदारी का काम करते हैं और वहां पर चौकीदारी के अलावा वो कब्रें भी खोदा करते हैं। रवि की ये बात सुनकर मेरे मन में और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा होने लगी और मैंने इस बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश की। मुझे बचपन से ही ऐसी बातों में बहुत ज्यादा रुचि थी। रवि ने आगे बताया कि रात को कोई इस कब्रिस्तान में ना चला जाए, इसलिए पिताजी उस कब्रिस्तान के गेट को अच्छे से बंद करके आते हैं, लेकिन कभी कभार पिताजी को आने में काफी देर हो जाती है। हम ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा हो। अचानक ऐसा होने की वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया था और फिर मैंने रवि से कहा कि जाकर देख तो सही, दरवाजे पर कौन है। रवि भी काफी ज्यादा डर चुका था और डरे भी क्यों नहीं, हम दोनों बातें भी वैसे ही कर रहे थे। रवि ने मुझे साथ चलने के लिए कहा। जब हम दोनों दरवाजे पर पहुंचे और हमने दरवाजा खोला तो हमने पाया कि चाचा जी दरवाजे पर थे और वो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे और वो बुरी तरह से कांप भी रहे थे। मैंने उनसे उनकी इस हालत की वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने के लिए कहा और वो अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। चाचा जी की ऐसी हालत देखकर हम दोनों भी काफी ज्यादा डर गए थे। हम दोनों रूम में सुबह होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि हम दोनों को जानना था कि आखिरकार चाचा जी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर गए थे। हम दोनों ये बात सोच ही रहे थे कि पता ही नहीं चला कब हम दोनों को नींद आ गई। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने रवि से कहा कि चलना भाई, तेरे पापा से जल्दी जाकर पूछते हैं कि आखिरकार कल रात को क्या हुआ था और वो इतनी ज्यादा क्यों डर गए थे। मेरी बात सुनते ही रवि भी तुरंत उठ गया और हम दोनों चाचा जी के कमरे की तरफ जाने लगे और हम उनको रात के बारे में पूछने लगे। इस पर चाचा जी ने हमको बताया कि पिछली रात को जब मैं कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा था, तभी बगल वाली कब्र में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खा रहा हो। फिर कुछ देर बाद उस जगह पर मिट्टी अपने आप ही हिलने लगी और जमीन में धंसने लगी। ये सब देखकर चाचा जी काफी ज्यादा डर गए थे और वो पीछे की तरफ हटने लगे। तभी अचानक एक झटके से उस कब्र में से एक रूह बाहर निकली, जो देखते ही देखते इंसानी रूप में आ गया। वो इंसान था या जानवर, ये कहना मुश्किल था, क्योंकि इंसान के रूप में होने के बावजूद वो किसी जानवर की तरह लग रहा था। उसके मुंह से मांस के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। ये देखकर वे काफी ज्यादा डर गए थे
और वो भागकर तुरंत घर आ गए। चाचा जी की ये बात सुनकर मुझे एक बार तो उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कल रात को चाचा जी के चेहरे का डर साफ साफ चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि चाचा जी एकदम सच कह रहे थे। फिर मैं और रवि खाना खाने के बाद एक जगह पर बैठ गए और हम दोनों इस बारे में बात करने लगे। हम दोनों के लिए चाचा जी के बात पर विश्वास करना मुश्किल था, इसलिए हम दोनों ने तय किया कि रात को चाचा जी के आने के बाद हम दोनों कब्रिस्तान जाकर देखेंगे कि आखिर क्या मांजरा है। फिर उसके बाद रवि ने घर पर झूठ बोल दिया कि हम दोनों रात को अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। यह बात कहने पर रवि की मां ने हमारी बात मान ली और हमें रात को घर के बाहर रहने की इजाजत दे दी। अब बस इंतजार था तो हमें चाचा जी के घर पर आ जाने का, लेकिन पता नहीं क्यों चाचा जी इस रात भी काफी देरी से घर आए और इस बार भी उनके चेहरे पर काफी ज्यादा डर था। चाचा जी के आते ही हम दोनों रवि की बाइक लेकर कब्रिस्तान के लिए निकल गए। उस समय ठंड का मौसम चल रहा था और इसी वजह से चारों तरफ कोहरा छाने लगा था। एक तो ठंड का मौसम और ऊपर से उस सुनसान रास्ते पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। जैसे जैसे हम दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच रहे थे, हम दोनों को घबराहट सी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। उसके बाद रवि ने अपनी बाइक को वहीं पर साइड में लगा दिया। रवि ने जब समय देखा तो अब तक रात के 11:30 बज चुके थे। हम दोनों कब्रिस्तान में जा ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि कब्रिस्तान के गेट पर तो ताला लगा हुआ था। मैंने रवि से कहा कि तूने चाबी तो ले ली है ना? इस पर रवि ने कहा कि भैया चाबी तो पापा जी अपने साथ ही लेकर सोते हैं, इसलिए मैं चाबी लेकर नहीं आ सका। जिसके बाद मैंने रवि से पूछा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों अंदर कैसे जाएंगे? इस पर रवि ने मुझसे कहा कि हम दोनों गेट के ऊपर से कूदकर चले जाएंगे। वैसे भी गेट के ऊपर से कूदना कौन सी बड़ी बात है। मुझे रवि की ये बात एकदम ठीक लगी और हम दोनों उस गेट के दूसरी तरफ आ गए। हम दोनों कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके थे। कब्रिस्तान के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और तेज हवाओं के चलते हमें और भी ज्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद हम दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर दी और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमें महसूस हो रहा था कि अब हवा में कुछ बदलाव होने लगा है। हवा अपना रुख बदलने लगी थी और हमारे आसपास गोल गोल मंडराने लगी थी। हम दोनों को एक आवाज सुनाई दी। हम दोनों ये आवाज सुनकर हैरान हो गए थे कि आखिर कौन है जो इतनी रात को खुदाई कर रहा है। हम दोनों ये बात सोच ही रहे थे कि तभी आवाज और भी ज्यादा तेज और बढ़ने लगी। फिर हमें महसूस हुआ कि वो आवाज हमारे पास पास से ही कहीं से आ रही है। हम दोनों वहां पर छुप गए और मैंने रवि से कहा कि शायद यहाँ पर कोई है, तुम जरा होशियार रहना। तभी रवि के चेहरे पर मुझे डर उभरता हुआ नजर आया और रवि अचानक मेरे पीछे की तरफ देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे उसकी आत्मा हिल गई हो। और फिर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मेरे भी होश उड़ गए थे और मैं भी रवि की तरह सुन्न रह गया था। हमने देखा कि हमारे पीछे एक आत्मा खड़ी हुई थी और वो दूसरों की कब्रों में से लाश निकाल कर खा रही थी। देखते ही देखते उस आत्मा ने उस कब्र की लाश को पूरा खा लिया। वो आत्मा हमारे सामने लाश को नोच नोच कर खा रही थी। ये सब देखकर हम दोनों काफी ज्यादा दंग रह गए थे। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और रवि को लेकर वहां से भागने लगा। शायद हमारे भागने की आवाज से उस आत्मा को पता चल गया था कि वहां पर हम हैं। अचानक हमारे पैर जमने लगे। हम दोनों अपनी जगह पर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे पैर जकड़ लिए हो। और फिर देखते ही देखते हम दोनों अपने आप पीछे की तरफ जाने लगे। मेरे हाथ से मेरा मोबाइल भी नीचे गिर गया था और फिर अचानक से हम दोनों एक कब्र में जाकर गिर गए। डर के मारे रवि और मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। फिर कुछ देर बाद मैं किसी तरह उस कब्र में से बाहर आने में कामयाब हो गया। कब्र के बाहर आते ही मुझे रवि की आवाज आनी भी बंद हो गई थी। मैंने अपना मोबाइल वहीं पर पड़ा हुआ पाया। मैंने जब टॉर्च को जलाकर देखा तो मैंने पाया कि वो आत्मा रवि को मार चुकी थी
उस आत्मा ने रवि के गले को अपने मुंह में दबाया हुआ था। ये सब देखकर मैं वहां से चिल्लाते हुए भागने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से सिर्फ भागे जा रहा था, लेकिन बाद में मेरी नजर उस आत्मा पर पड़ी। वह आत्मा मेरी तरफ रेंगते हुए आ रही थी। मैंने अपने भागने की रफ्तार बढ़ाई और किसी तरह कब्रिस्तान के गेट के पास आ गया जो बंद था। मैं किसी तरह उस गेट पर चढ़ा और कूदकर दूसरी तरफ आ गया। कब्रिस्तान के बाहर आते ही मैंने बाइक को चालू किया और पूरे रास्ते डरते हुए गाड़ी चलाता रहा और किसी तरह घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने चाचा जी को सारी बात बता दी और सुबह होते ही हम सब कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर हमने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और जिस जगह उस आत्मा ने रवि को मारा था उस जगह पर मिट्टी एक समान थी। फिर कुछ लोगों ने उस जगह पर खोदना चालू किया तो खोदने के बाद हम लोगों को रवि की आधी खाई हुई लाश मिली, जिसे देखकर लोगों में काफी ज्यादा खौफ फैल चुका था। मैं आज भी जब उस पल के बारे में याद करता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू नहीं रुकते और मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।